हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 14 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पेज नंबर में बात की जा रही है महबूबा मुफ्ती, PDP की अध्यक्ष हैं ये। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी 14 माह बाद इनको रिहा किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम नज़र डाल देते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो? तो PDP की अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, ये आपको पता होना चाहिए। इनको भी रिहा कर दिया गया है। अब इनको गिरफ्तार कैसे किया गया था? PSA एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। ये एक्ट निवारक निरोध कानून है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा एक्ट होता है जहां पर कि अपराध करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अपराध होने वाला है, ऐसा कोई अपराध होने वाला है, उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लेना, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट। तो ये PSA एक्ट एक प्रकार का प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट है। उसके आधार पर महबूबा जी को गिरफ्तार कर लिया था। अभी इनको रिहा कर दिया गया। ये बहुत ही खतरनाक और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक प्रकार के एक्ट होते हैं। निवारक निरोध कानून, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट। यहाँ पर आपको कोई कानूनी सलाह लेने का अधिकार नहीं होता है यहाँ पे, और काफ़ी इसमें ट्रायल का भी आपको अधिकार नहीं होता है। तो काफ़ी मतलब कड़े इसमें प्रावधान है इस प्रकार के निवारक निरोध कानून में। तो ये PSA एक्ट आपको याद रखना है। ये क्यों लाया गया था? टिम्बर की स्मगलिंग को रोकने के लिए PSA एक्ट लाया गया था 1978 में, क्योंकि वहाँ पे टिम्बर की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती थी जम्मू कश्मीर में। तो इस एक्ट को लाया गया था। अब PSA एक्ट से मिलता जुलता एक एक्ट है भारत में, वो है NSA, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब आप मेरे को बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब लाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो PSA एक्ट कुछ NSA जैसा ही एक कानून है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू होता है, PSA एक्ट। तो PSA एक्ट अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद ये PSA एक्ट के तहत महबूबा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है और इसको कब हटाया गया था, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको पता होना चाहिए PSA एक्ट, अनुच्छेद 370, NSA कानून क्या है, कब लाया गया था, और TDP स्मगलिंग को रोकने के लिए PSA एक्ट को लाया गया था। ये महबूबा जी की फोटो है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर। अब देखते हैं आगे। पेज नंबर में बात की जा रही है टेक्नोलॉजी का युग है आज के समय में। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये अपग्रेडेशन हुआ है, एक 5G स्पीड का नया एप्पल आईफोन आया है, 12 लॉन्च हुआ है। तो इससे संबंधित बस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको पता होना चाहिए टिम कुक CEO हैं एप्पल मोबाइल फ़ोन कंपनी के। एप्पल मोबाइल फ़ोन USA की कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इसके CEO का नाम को आपको पता होना चाहिए, टिम कुक है उनका नाम, क्योंकि एग्जाम पेपर में इनके बारे में पूछने को आ जाता है, कभी मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन किससे संबंधित है। तो टिम कुक CEO है एप्पल कंपनी की, ये आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर हम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका कोई मतलब जैसे NGO होती हैं उस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का गठन हुआ था 1993 में, यानी कि 1993 में इसको बनाया गया था। बर्लिन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बर्लिन आपको पता है जर्मनी के अंदर है। तो बर्लिन जर्मनी के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल निकालती है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या निकालती है? करप्शन को रोकने के लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है इसके द्वारा। इसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि कौन सी कंट्री किस रैंक पर रही है, इस प्रकार से इंडेक्स निकालती है। तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2019 में भारत की कितनी रैंक थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अब इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट का नाम है एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया कि OECD कंट्रीज, 37 देश हैं OECD के, तो उनमें से महज 4 देशों ने करप्शन रोकने पर काम किया है। मतलब OECD देश है, मैं बताता हूँ क्या है अभी ये। तो OECD कंट्रीज हैं 37, उनमें से केवल 4 देशों ने करप्शन को रोकने के लिए काम किया है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काम करती है करप्शन को रोकने के लिए। तो वहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020 रिपोर्ट। तो OECD का गठन हुआ था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। इसमें 37 देश है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये काम क्या करती है? ये काम करती है कि जो इसके मेंबर हैं, इसके जो सदस्य देश हैं, उन देशों में ये आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए काम करती है। OECD इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। OECD का गठन 1961 में हुआ, हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर इसका। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इस इंडेक्स का आप मेरे को बताइए 2019 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कितनी रही थी?
पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है। राजस्थान में निकाय चुनाव होने वाले हैं कोटा, जोधपुर, जयपुर के अंदर। नए जो निकाय बने हैं मैं आपको बता चुका हूं पहले न्यूज़ में, उनको आपको नोट कर लीजिएगा, पता होना चाहिए उनके बारे में कहां कहां पे चुनाव होंगे। तो उनसे संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है न्यूज़ ये स्टार्ट करने से पहले कि राज्य के चुनाव आयोग का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे वर्तमान में जो है अभी। तो राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 के से लेकर 243 जेड तक इसके बारे में संविधान में जिक्र किया गया है, यानी कि संवैधानिक बॉडी है एक राज्य चुनाव आयोग और एक सदस्यीय बॉडी है। दूसरा ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, तब ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था राज्य चुनाव आयोग को। अनुसूची 12, टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, तो वहां पे 12वीं अनुसूची का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है, यानी कि नगर निकाय से संबंधी है। नगर निकाय के लिए 18 कार्य बताए गए हैं टोटल, ये भी आपको पता होना चाहिए, बताए गए हैं 18 कार्य हैं उसके लिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। अब आप मेरे को राज्य चुनाव आयोग जो है वर्तमान में मौजूद, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये एक न्यूज़ कवर की गई है डोडा पोस्ट। तो 30 लाख का डोडा पोस्ट पकड़ा गया है, तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई। तो इससे संबंध एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि आप मेरे को बताइए राजस्थान के अंदर डोडा पोस्ट को रोकने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई थी सरकार के द्वारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डोडा पोस्ट को रोकने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई थी। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है सोशल मीडिया। जैसे कि बता चुका हूँ टेक्नोलॉजी का युग है आजकल, सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी कुछ ये चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, कई बार अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, कुछ आपराधिक गतिविधियों संलिप्त हो जाते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए। तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो किसी को पता नहीं लग रही है, वो एनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये है कि वो केवल 2 लोगों के बीच बात चल रही है, आपके और आप जिसको बात कर रहे हैं उसके बीच में बात चल रही है। आपको ऐसा अनुमान रहता है, आपको ऐसा आइडिया रहता है कि ये बात थर्ड पर्सन नहीं सुन रहा है, नहीं देख रहा है। तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। आपकी ये बातें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। यदि आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डालते हैं, फेसबुक पे कोई मैसेज डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो उससे संबंध कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बताया गया सोशल मीडिया पर की गई आपराधिक चैट आपको जेल तक भेज सकती है। आपने अभी सुशांत सिंह मर्डर केस में आपने सुना होगा, दीपिका पादुकोण को भी समन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप एडमिन की, एक ग्रुप था व्हाट्सएप पे, उसकी हेड थी, कुछ एडमिन थी उसकी वो। तो वहां पे क्या चैट चल रही है वो उनके पास पहुंच गई थी, उस चैट के आधार पर ही उनको समन किया गया था। तो ये कई सारी मुसीबत में आपको डाल सकती हैं इस प्रकार की गलत यदि आप गतिविधियां कोई करते हो, आपराधिक गतिविधियां करते हो आप यदि कोई, तो ये मेमोरी सर्वर या चिप में स्टोर होती हैं सारी की सारी चीज़ें। आपको लगता है कि हमने तो डिलीट कर दी वो अपनी जो भी कम्युनिकेशन है, लेकिन वो मेमोरी सर्वर या चिप में स्टोर हो जाता है। इसे क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा क्लाउडिंग के बारे में। तो क्लाउडिंग वही चीज़ है कि आपकी चीज़ें वहाँ पर स्टोर रहती हैं, आप जो भी कुछ क्रिएट करते हैं आपका डेटा क्रिएट होता है। आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, आप कोई वॉइस, आपका कोई ऑडियो डेटा आप डाल रहे हैं। तो जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, ये भी एक डेटा क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है सारी की सारी चीज़ें। तो आप कुछ भी यदि करते हैं आज के समय में, वो सब चीज़ स्टोर होती हैं आपकी कहीं ना कहीं, और उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। वो रिकॉर्ड आपको, यदि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो आपको भावी समय में नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो भारत में आईटी एक्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। इसकी जो सेक्शन, इसका 2 सेक्शन है, धारा 3 व धारा 4। तो इसके तहत बताया गया कि इस प्रकार की जो चैट है इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाता है, यानी कि ये एविडेंस को तौर पर इसको काम लिया जाएगा। तो आईटी एक्ट आप याद रखिएगा, आईटी एक्ट 2000 है। तो यहाँ पे इसकी धारा 3 व 4 बता रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसको माना जाएगा और उसको प्रूफ भी माना जाएगा। तो आप धारा याद ना रहे आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए आईटी एक्ट 2000 का है। अब भारतीय साक्ष्य एक्ट है, यानी कि एविडेंस एक्ट जो है भारत के अंदर 1872 का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी धारा 65 भी कहती है कि ये विधि मान्य, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग है। इस प्रकार की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यदि आप प्रोड्यूस करते हो कोर्ट में, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भी इसको लीगली वैलिड करता है इसको, कि ये सही है और इसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। अब आपका जो डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होने के बाद भी थर्ड पार्टी द्वारा देखा जा सकता है। थर्ड पार्टी कौन है? जिसके तहत आप सर्विसेज ले रहे हो। तो यानी कि यदि आप व्हाट्सएप पे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो फर्स्ट पार्टी आप हो गए, सेकंड पार्टी जिसको आप भेज रहे हो अपना कम्युनिकेशन वो हो गया, थर्ड पार्टी कौन है? व्हाट्सएप, जो कि इसे मैनेज कर रहा है, एडमिन कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा उसी का क्रिएशन है व्हाट्सएप। तो वो वहाँ पे उसके पास इसकी एक कॉपी रहती है, जो भी आप चीज़ें क्रिएट करते हो तो वहाँ से वो रिट्रीव की जा सकती हैं। ये आपको अनभिज्ञता रहती है, तो आप इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। ये अवेयरनेस का पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से चीज़ें भी लीक होती हैं। इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, एडिटोरियल यहाँ पे किया गया है ये सिद्धार्थ जी के द्वारा, तो आप नोट कीजिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, इकोनॉमी संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये बात कर रहे हैं कि सिविल रिपोर्ट,
यहाँ बात की गई है क्रेडिट ग्रोथ धीमी रहने के कारण बढ़ा है एनपीए, और एमएसएमई सेगमेंट में एनपीए भी बढ़ गया है, 12.8% हो गया यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम चर्चा कर लेते हैं। सिबिल, सिबिल क्या होता है? कभी भी आप बैंक में जाइए, क्रेडिट कार्ड लेने जाइए या लोन लेने जाइए, तो आपसे पूछेंगे आपका सिबिल कैसा है जी, आप बताइए सिबिल कैसा है। तो सिबिल क्या होता है देख लेते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने लोन लेने के बाद कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। यदि आप आज एसबीआई पे आए लोन लेने, हो सकता है कि प्रायर पास्ट में आपने आईसीआईसीआई के साथ कोई ऐसा फ्रॉड किया हो, कोई डिफॉल्ट किया हो आपने कि आपने लोन पे नहीं किया हो, तो वहाँ पे आपका सिबिल खराब हो जाता है। यदि आपका सिबिल खराब होता है तो आपको भावी लोन नहीं मिलेगा, आपको किसी बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। तो ये होता है सिबिल स्कोर, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जनरली देखते होंगे सिबिल आपका क्या है, बैंक में काफ़ी चर्चा में रहता है इस प्रकार का, जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ें, तो ये है सिबिल। इसके अलावा होता है एनपीए, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एनपीए बढ़ गया है, ये बात कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सिबिल का संबंध एनपीए से ही है। सिबिल का मतलब ये है कि सिबिल ने 1 लाख रुपए का लोन, मतलब कि किसी बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया आपको, अब आपने वो लोन रीपे नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा? एनपीए। एनपीए बन गया तो वो उस पर्सन की सिबिल खराब हो जाएगी, ये इसका एक रिलेशन है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं? जो कि परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। कोई भी एसेट्स परफॉर्म करने बंद कर देती है तो हम बोलते हैं उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैंक के मामले में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे कि आपने लोन लिया उसको रीपे नहीं किया, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेता है। 91 डेज तक, यानी 90 दिन तक आपने कोई भी भुगतान नहीं किया, ना तो उसकी ब्याज का किया, ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उसका बन रहा है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो आप यदि नहीं करते हो तो 91 डेज से, यानी 91 दिन से इसको सब स्टैंडर्ड एनपीए मान लिया जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार के एनपीएज हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एनपीए। तो मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा इनको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये थोड़ा समझ के चलिए कि एनपीए क्या होता है। ऐसी एसेट जो कि परफॉर्म करना बंद कर देती है उसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में एनपीए। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर कि एनपीए क्या होता है। इसके बाद बता रहे हैं एमएसएमई। एमएसएमई का ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इन वाली इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा करती हैं, बहुत छोटे स्तर पर इनको स्टार्ट किया जा सकता है। तो एमएसएमई सेगमेंट में भी अभी एनपीए हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण डिमांड खत्म हो चुकी है मार्केट में। तो ये सारी की सारी चर्चाएं इस न्यूज़ के अंदर की जा रही हैं, इकोनॉमी संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों फैक्ट, सिबिल, एनपीए, एमएसएमई, तो नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़ है। राजस्थान के संबंध में शादी के लिए साफों की तैयार हो रही है यहाँ पे। तो साफों के लिए, पगड़ियों के लिए राजस्थान की शान है, राजस्थान में जाना जाता है, दुनिया के अंदर फेमस है राजस्थान की पगड़ियाँ। तो देख लेते हैं कुछ पगड़ियाँ राजस्थान की जो कि प्रायर एग्जाम से पूछी गई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो तख्त शाही पगड़ी है, जशवंत शाही पगड़ी है, जालिम शाही पगड़ी है, जोधपुरी, विजय शाही, उदय शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, ये कुछ पगड़ियों के प्रकार हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा सकता है कि ये निम्न में से क्या है, तो इस प्रकार से आपको पगड़ियाँ दे दी जाएंगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पगड़ियाँ हैं, जूतियाँ हैं, क्या है ये। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं प्रायर एग्जाम्स के अंदर, तो नोट कर लीजिएगा ये पगड़ियों के नाम। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, ये नागालैंड के एक मंत्री जी हैं, तो उनका अभी निधन हो गया है कोरोना के कारण। तो इनका नाम है चौक शॉन मोकोंगो सुंगकुम चांग। तो इनका कोविड-19 के कारण, बीमारी के कारण का निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। तो यहाँ के राज्यपाल का नाम है RN रवि, ये आपको पता होना चाहिए। और राजधानी जो है नागालैंड की, इसका नाम है कोहिमा। नागालैंड 1963 में नागालैंड को 16वां राज्य बनाया गया था भारत के अंदर। जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में, तब भारत में मूल 14 राज्य थे, और उसके बाद जो 16वां राज्य बना था वो नागालैंड बना था 1963 साल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पॉलिटी संबंध न्यूज़ है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नागालैंड को कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नागालैंड से कितने स्टेट लगते हैं। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है पराली का, जो बहुत बड़ा इशू रहता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए बड़ा ही खतरा है। दिल्ली वाले एरियाज में, यहाँ पे एनसीआर एरिया में बहुत ही इशू रहते हैं, हरियाणा और पंजाब को लेकर के पराली जलाते हैं वो लोग। तो उसके लिए एक समाधान लेकर आए हैं, बायो डीकम्पोज सॉल्यूशन। बायो डीकम्पोज सॉल्यूशन याद रखिएगा, इसका छिड़काव करेंगे ये लोग। अब इस प्रकार से जलाएंगे नहीं तो प्रदूषण नहीं होगा। जो यहाँ पे धुआं होता है, उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए बायो डीकम्पोज सॉल्यूशन का छिड़काव करेंगे पराली समाधान हेतु। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, बायो डीकम्पोज सॉल्यूशन।
पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये है लीमा संबंधी न्यूज़ है। मतलब पेरू जो देश है तो वहाँ पे पेरू की कैपिटल लीमा है। तो माचू पिचू पर्यटन स्थल है, उसको एक पर्यटन के लिए एक जो पर्यटक था उनके लिए खोल दिया गया है। तो माचू पिचू पर्यटन एक स्थल है पेरू के अंदर। तो राजधानी पेरू की लीमा है, ये आपको पता होना चाहिए। और साउथ अमेरिका का देश है ये जो पेरू है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे पर्यटक है, इनकी ये पिक्चर दिखाई गई है। कोविड-19 के कारण सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, टूरिज्म पूरा ठप पड़ा था। तो उसके बाद अब ये कि एक पर्यटक आने के लिए भी पर्यटन स्थल को खोल देना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ये चीज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो अब हम देख लेते हैं पेरू की लोकेशन थोड़ी सी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पेरू देश, इसकी कैपिटल है लीमा। यहाँ पे एक ओशियन है, इसका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। इससे बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे इक्वाडोर, यहाँ पे है कोलंबिया, फिर है ब्राज़ील, बहुत बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। इसके बाद है बोलीविया, बोलीविया के बाद है चिले। तो ये यहाँ पे कुछ देश हैं जो कि पेरू से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैप के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा ये चीज़ें। और पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। तो यहाँ पे बात की जा रही है यूएन यूनाइटेड नेशन महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनके बारे में। तो इन्होंने क्या कहा है कि 3 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी अभी 2021 के लिए। ये कुछ इन्होंने बजट का ऐसा प्रावधान बताया है कि उनको चलाने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन को 3 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी 2021 में। तो ये इनका नाम आप याद जरूर रखिएगा। ये फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है 3 अरब डॉलर, लेकिन यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और यदि आपको सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।